there, this is KC and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट है, मतलब दो पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर किया मैंने क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था। ओके, तो अब देखते हैं आज जो है वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये वाला देखेंगे भाई। आज क्या है, वैक्यूल्स और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे और जितना फास्ट कवर कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, 11th। ओके, तो याद रखो ये 11th स्टैंडर्ड के लिए मेरे बच्चों, तो अच्छे से ध्यान लगा के रखना। ठीक है, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बच्चों, सैक होते हैं, प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। थोड़ा रैपिड फायर है, इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव वाली प्लेलिस्ट भी बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। जो अभी 10th से 11th के लिए जा रहे हैं ना, तो उनके लिए एक अलग जबरदस्त तरीके से ऐसा समझ लो कि तीनों एग्जाम में काम आ सकते हैं, मतलब दोनों एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं। जैसे नीट हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, उस तरीके से कोशिश करेंगे पूरे टॉपिक को कंडक्ट करने की। ठीक है, तो आपको ये बोलेंगे ना, मल्टीपल टास्किंग के हिसाब से आप आराम से मल्टी एग्जाम के लिए आपके वो चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या, कि आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्यार दिखाते रहना है, सपोर्ट करते रहना है और फटाफट क्या करना है, शेयर करते रहना है। ठीक है, ताकि सबको दिखे कि कैसे चैप्टर हो रहा है, फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके हैं। आप डाउट सेक्शन में भी, मतलब कमेंट सेक्शन में जाके आपके डाउट भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है मेरे बच्चों। ठीक है, तो अब देखो वैक्यूल्स प्लांट सेल में रहेंगे, एनिमल सेल में नहीं रहते हैं या फिर स्मॉलर रहते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से। फिर जनरली दे आर 2 or 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल। ठीक है, इन सम लार्ज प्लांट्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट, इट इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल। तो बड़ा वाला जो वैक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल वैक्यूल। और ये लगभग 90% जगह ले लेता है सेल की। ठीक है, सेल के अंदर, मतलब 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है बच्चों ये। ठीक है, वैक्यूल्स किससे बाउंड होते हैं, बाउंड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टोनोप्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दिस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड, द सेल सैप। ठीक है, वैक्यूलर फ्लूइड को क्या बोला जाता है बच्चों, सेल सैप, क्योंकि वैक्यूल में क्या होता है, सैप होता है। ठीक है, द डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साइटोसोल, है ना। साइटोसोल मतलब क्या, अपने साइटोप्लाज्म से अलग एक लिक्विड जो कि होता है सैप। ठीक है, और वो सैप क्या होता है, देखो वाटर, मिनरल्स और सुक्रोज। ठीक है, ये पूरा जब डिसॉल्व फॉर्म में रहता है उसको हम सैप बोलेंगे। और ये सैप कहां पे मौजूद होता है मेरे बच्चों, ये सैप होता है वैक्यूल के अंदर मौजूद। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कंपोजिशन ऑफ सेल सैप डिफर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। द सेल सैप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयॉन्स एंड दस इज हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। मतलब जो भी सेल सैप के अंदर बच्चों, जो भी वैक्यूल के अंदर, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं, उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ आयॉन्स होते हैं। और ये आयॉन्स कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं एज कंपेयर टू हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड, देखो स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड ऑफ सर्टेन प्लांट स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स इन वैक्यूल along with excretory products. Other compounds are stored that are harmful or unpalatable to herbivores. Unpalatable मतलब खाने लायक नहीं होगा। ठीक है, thereby protecting the plant. Attractive colors of the petals are due to storage of such pigments in vacuole. तो वैक्यूल का सिंपल सोबर काम क्या है, स्टोरेज करना। लेकिन क्या स्टोरेज करना, ये डिपेंड करता है सेल टू सेल पे। जैसे सेंट्रल वैक्यूल में आयॉन्स होंगे, फिर हमारे जो दूसरे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जैसे सीड्स, उसके अंदर प्रोटीन्स हो जाएंगे। पेटल्स के अंदर, वैक्यूल के अंदर, पेटल्स के सेल के वैक्यूल के अंदर कलरफुल पिगमेंट्स होंगे। तो इसके हिसाब से वैक्यूल के अलग अलग फंक्शंस है, मतलब अलग अलग स्टोरेज प्रोडक्ट्स है। डिपेंड करता है कौन से सेल का वैक्यूल है और कौन से टाइप का वैक्यूल है। ठीक है,
ये याद रखना है। फिर इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल, फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। तो देखो अब कुछ वैक्यूल होते हैं जो डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस करवाने में हेल्प करेंगे, तो इनका काम है इंजेशन ऑफ द फूड, ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे हमारे पैरामेशियम में होता है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये क्या करेगा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल्स मेंटेन्स टर्जिडिटी, स्टोरेज के बाद में एक काम क्या है उसका, सेल का शेप मेंटेन करना और टर्जिडिटी मेंटेन करना, ये बात आपको याद रखना है, ओके। अब देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली चीजें हम लोग देखते नहीं। माइक्रोब्स आर फाउंड इन बोथ, देखो माइक्रोबॉडीज क्या होती है, माइक्रोबॉडीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दीज आर माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक। देखो तो माइक्रोबॉडी पे क्वेश्चन कैसा आता है, कहां पे मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे, एक में ही मिलेंगे, प्लांट में अथवा एनिमल में, नहीं, ये दोनों में प्राप्त होते हैं, मतलब दोनों में मिलते हैं, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। माइक्रोबॉडीज के पास क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, माइक्रोबॉडीज में वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। बेस्ड ऑन विच दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब माइक्रोबॉडी का सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, स्पियरोसोम। They are found mainly in cells involved in synthesis and storage of fats. कहाँ मिलेगा, स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ फैट्स, जो भी सेल करते हैं वहां पे ये मिलेगा। एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स, जैसे सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड, ये ऑयल वाले सीड है, तो इसमें आपको स्पियरोसोम भर भर के मिल जाएगा, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ स्पियरोसोम इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, है ना, ये याद रखो, दैट इज दिस मेम्ब्रेन हैज ओनली वन फॉस्फोलिपिड लेयर, मतलब नॉर्मल मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है, लेकिन ये यूनी लेयर है, मोनो लेयर बोल रहा था मैं, लेकिन ये यूनी लेयर है, मतलब सिंगल लेयर्ड कंपाउंड, सॉरी सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। Peroxisomes contains enzymes that removes hydrogen atoms, peroxisome, from substrate and produces toxic hydrogen peroxide by utilization of oxygen. At the same time, peroxisome also contains enzyme that converts toxic H2O2 to water. ये बात याद रखो बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पेरोक्सिसोम क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ये भी आपको याद रखना है। कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल टेक्स प्लेस इन लिवर सेल्स बाय पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम का मोस्टली काम क्या है, टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देना, या फिर इजीली यूटिलाइजिंग या एक्सक्रीटरी वेस्ट में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद है बच्चों ग्लायोक्सिसोम, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है बच्चों, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा, फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स, कहां पे मिलता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलता है, वेयर द सेल्स यूटिलाइज स्टोर फैट्स such as sugar till it starts photosynthesizing। मतलब देखो हमारे सीड्स में क्या होता है, हमारा मतलब प्लांट के सीड्स में क्या होता है, फैट्स, ठीक है, ऑयल्स होता है। अब जो ऑयल है, प्लांट के पास तो पत्ते नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो इनिशियली अगर प्लांट को ग्रो करना है तो न्यूट्रिशन तो लगेगा, तो प्लांट में न्यूट्रिशन फैट्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो इसी फैट्स को ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट करने के लिए ग्लायोक्सिसोम क्या करेंगे, फैट्स को ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से स्टोर्ड फैट जो है ये शुगर में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ध्यान रखना मेरी बात को बच्चों। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सबको पसंद है, मतलब सब जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखो कहां होता है, ये हमको पता है, कहां नहीं होता यहां पे हम लोग मार खा जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में भी एब्सेंट होता है। सो रेड ब्लड सेल में क्यों नहीं होता है, अरे बच्चों रेड ब्लड सेल का काम क्या है, हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट। अगर हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करना है तो मैक्सिमम
ऑक्सीजन के लिए स्पेस चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए मतलब आरबीसी को। तो अगर उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे तो बाकी हेमोग्लोबिन अक्यूमुलेट होने के लिए जगह नहीं रहेगी और इससे आरबीसी का क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। तो एफिशिएंसी घटनी नहीं चाहिए और अपनी फालतू की मतलब बोलते ना अपना फालतू का काम बटना नहीं चाहिए। इसीलिए इस सेल में सिर्फ हेमोग्लोबिन के लिए जगह रहती है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जैसी चीजें एब्सेंट होती है। ठीक है, रीजन समझ गया होगा शायद बच्चों आपको। अब देखो ये भी कैसा होता है मेरे बच्चों, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। फिर आउटर मेम्ब्रेन इसकी परमिएबल होती है टू वेरियस मेटाबोलाइट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, या फिर इसको मैं पोरिन्स बोलूं या पार्सन्स पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है, आउटर मेम्ब्रेन पे पार्सन पार्टिकल्स होते हैं। पार्सन्स का नाम याद रखो मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से नाम याद रखना। इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू फ्यू सब्सटेंसेस ओनली। बोथ मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस आउटर चेंबर। ठीक है, मतलब ऐसा देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये ऐसी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो स्पेस दिख रही है ना आपको, ये इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको कहा जाता है। ओके, इनर मेम्ब्रेन शोज, देखो इनर मेम्ब्रेन के पास सेवरल फिंगर लाइक प्लेट्स होती है या फोल्ड्स होते हैं, इसी को हम क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टा। टोयोटा क्रिस्टा याद है ना, तो टोयोटा क्रिस्टा याद रखो। इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टा पर ऑक्सीजोम्स नाम के और साइटोक्रोम नाम के क्या रहते हैं, ऑक्सीजोम एंड साइटोक्रोम, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बोल सकते हैं, ये क्रिस्टा पे मौजूद होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस कैविटी। ठीक है, ये भी बात याद रखो। फिर उस कैविटी में भरा होता है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ समझ लो, डीएनए होता है सस्पेंडेड, आरएनए होता है, 70S राइबोसोम यूनिट होता है, फिर लिपिड्स होते हैं और अलग अलग एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स, तो आंसर क्या टिक करोगे, मैट्रिक्स टिक करोगे। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। ये देखो, ये है हमारा प्यारा राज दुलारा माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से करो बच्चों, लाइन टू लाइन डिस्कशन है ये। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम क्या होता है बच्चों, देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेयर्स न्यूमरस पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम, जिसको हम तुम F1 F0 पार्टिकल या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हो, और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड एंड स्टॉक। हेड इसको F1 बोलते हैं, ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, देखो ऐसा, ये होता है हेड और ये होता है स्टॉक। ठीक है, हेड एक्ट एज एन एंजाइम एटीपी सिंथेज। ठीक है, एंड फुट एक्ट एज प्रोटॉन चैनल। मतलब ये क्या है, एटीपी सिंथेज, याद रखो ये, और यहां से जो प्रोटॉन चैनल है, ये जो है ये प्रोटॉन चैनल बोल के एक्ट करता है बच्चों। एक मतलब यहां से प्रोटॉन का पैसेज होगा, और क्या होगा, प्रोटॉन का पैसेज कहां से कहां होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन्स जम जाते हैं, तो ये प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में लाना जरूरी होता है। जब आप लोग रेस्पिरेशन सीखोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा ये चीज। ओके, ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन पंपिंग एंड एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, कहां, प्रोटॉन पंपिंग और एटीपी सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। इसके बाद बच्चों प्लास्टिड देखो, किसी को कोई भी डाउट रहा है कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। प्लास्टिड ये भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि डीएनए रहता है इसका अपने पास, आरएनए भी होता है और इसका खुद का राइबोसोम यूनिट भी होता है। इसका मतलब ये सेमी ऑटोनॉमस है बच्चों, इसको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना अपना डिवीजन ये खुद कर सकता है, बट दे आर लार्जर इन साइज, माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़े बड़े होते हैं बच्चों। ठीक है, और प्लास्टिड देखो अब कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ल्यूकोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कितने मेरे बच्चों? 3 टाइप के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। दे आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, दे आर मेंट, किस लिए काम आते हैं? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जैसे अगर स्टार्च स्टोर कर रहा है तो उसको बोलो एमाइलोप्लास्ट, अगर ऑयल्स स्टोर कर रहा है तो बोलो इलायोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो इसको बोलो एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये अच्छे से देखना बच्चों। ओके, अब देखो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं बच्चों। ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट, अंदर जो होते हैं ये ग्राना होते हैं, और 2 मेजर कंपोनेंट को से ग्राना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जेली लाइक मैट्रिक्स होगा और ग्राना उसके अंदर रखे हुए ड्रम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्क से बनेंगे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे लेके आता हूं इसको और यहां पे कुछ ड्रॉ करते हैं। देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये भी डबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर बच्चों देखो ये ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो एक में एक से ऐसे कनेक्टेड है, दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन ग्राना बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरी करेंगे और जो कि रिएक्शन सेंटर होंगे। किसका मेरे बच्चों? रिएक्शन सेंटर होंगे लाइट रिएक्शन के लिए, और डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होगी। तो ये चीजें मैं आपको फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा, अच्छे से याद रखना। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, जैसे ये ब्लू बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इस पे ध्यान नहीं जाता है हमारा। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल वॉल्ड ऑर्गेनल्स, दे हैव डीएनए एंड राइबोसोम एंड कैन डुप्लीकेट विद इन द सेल ऑन देयर ओन। मैंने बताया था ना, दोनों भी कैसे होते हैं? सेल्फ सेमी ऑटोनोमस होते हैं। इट इज कंसिडर्ड दैट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल engulfed an anaerobic non photosynthetic prokaryotic cell. This guest cell develops symbiotic relationship with the host cell. In course of evolution, both merged as single cell with a mitochondria. ठीक है, one of these cells might have engulfed photosynthetic prokaryote and evolved into photosynthetic eukaryotic cell. This is called endosymbiont theory, coexistence of cell within cell. तो मतलब माना क्या जाता है कि भाई सेल ने, यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया होगा, गलती से क्या बोलेंगे इसको, हाँ, गलती से एक बैक्टीरियल सेल को इंजेस्ट कर लिया होगा। अब समय के साथ साथ क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस होते रहा होगा और बाद में यही जो सेल्स थे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे और फिर ऐसे ही सेल विद इन सेल की थ्योरी सामने आई। ये बोलना चाहता है ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब देखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड xanthophylls. They impart red, yellow and orange colors to flowers and fruits. ये याद रखना, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल चीजें होती हैं इसलिए फ्लावर्स और फ्रूट में रहेंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई पोटैटो लुक्स व्हाइट इन कलर and shoe flower petals are red. Both leucoplast and amyloplast do not contain photosynthetic apparatus. We find in chloroplast. ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, जो ल्यूकोप्लास्ट और अपना क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों अलग अलग कैसे है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये दो तीनों अलग कैसे है। क्लोरोप्लास्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे उसको फोटोसिंथेसिस करना है। ल्यूकोप्लास्ट का स्टोर जो अपना अमाइलोप्लास्ट है इसका काम क्या है, स्टोरेज करना, और बाकी का काम क्या है, कलर इंपार्ट करना। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, फिर प्लांट सेल के पास देखो, प्लांट सेल्स ऑफ अलगा एंड फ्यू प्रोटिस्ट जैसे यूग्लेना कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अब देखो रिबिन शेप का क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, हमारे स्पायरोगायरा में, जो कि डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट है। इट डिफर्स इन साइज, नंबर एंड शेप, ये भी आप लोग को याद रखना है। मेन चीजें क्या देखनी है हम लोग को इसमें, हाँ, इट कैन बी ओवल, स्फीयरिकल, डिस्कॉइड और रिबिन लाइक। तो अपने क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं, ये देखना है बच्चों। अ सेल में कंटेन सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट जैसे क्लैमिडोमोनास
और देर आर 20 to 40 chloroplast per cell as seen in mesophyll cells. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोरोफिल. क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. और अलग अलग फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी बच्चों. ठीक है. इनर मेम्ब्रेन, देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल्ड क्लोरोफिल इज कंपैरेटिवली लेस परमिएबल. इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन there are another set of membrane sac called as thylakoids. ठीक है. थैलाकॉइड्स जो है एक के ऊपर एक रखे रहते हैं स्टैक्स के फॉर्म में और पूरा ये ग्राना जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. क्या बनाता है बच्चों? ग्राना जैसा स्ट्रक्चर बनाता है. और एक ग्राना की बात करें तो इसको ग्रैनम बोलने का, बहुत सारे रहे तो ग्राना बोलने का. ठीक है. द ग्राना आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय स्ट्रोमा लैमेली. किससे कनेक्टेड होते हैं बच्चों? स्ट्रोमा लैमेली से ये कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, याद रखना. उसके बाद में इनके पास अपना डीएनए भी होगा और राइबोसोम भी होगा. अब देखो राइबोसोम देखते हैं. ओके, राइबोसोम तो याद रखो बच्चों, राइबोसोम साइंटिस्ट पैलेड नाम है उनका. क्या? ठीक है, पैलेड. in 1953 they used the genetic information to synthesize protein. Ribosomes were first observed as dense particle in electron micrograph of a cell by scientist Palade in 1953. राइबोसोम किससे बना होता है बच्चों? राइबोसोमल आरएनए से बना होता है और इसमें प्रोटीन होता है. तो राइबोसोम बना किससे होता है? यहां लिख देते हैं अपन राइबोसोम. देखो राइबोसोम ये बना किससे है? आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए प्लस में प्रोटीन. दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन. ये एक एमसीक्यू पॉइंट है बच्चों, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. फिर उसके बाद हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. देखो प्रोकैरियोट्स का कैसे होता है बच्चों? ये होता है 70S राइबोसोम. यूकैरियोट का होता है 80S राइबोसोम. क्वेश्चन आता है इनके सब यूनिट्स पर. ठीक है, तो याद रखना कि सब यूनिट ऑफ राइबोसोम देखो 30S के अंदर कितना? एक 16S आरआरएनए होता है, 21 अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. और यूकैरियोटिक का जो 40S सब यूनिट है उसमें 18S आरआरएनए होता है और 33 प्रोटीन्स होते हैं बच्चों. 50S में क्या होता है? 23S जो होता है हमारा आरआरएनए होता है. 5S जो होता है हमारा भी, ये भी आरआरएनए होता है. फिर उसके बाद 34 यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं. फिर 60S में क्या आता है? 70S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 5S आरआरएनए और 50 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन. दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कंप्लीट राइबोसोम बनता है बच्चों. ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है? देखो इन यूकैरियोटिक सेल्स ribosomes are present in mitochondria, plastid and in cytosol. Ribosome in cytoplasm are either found attached to outer surface of endoplasmic reticulum or and nuclear membrane or freely suspended in cytoplasm. ठीक है, both are similar in structure and are 80S type. Each ribosome is made up of 2 subunits, a larger and a smaller. जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बताया मैंने, 2-3 सेकेंड हुए होंगे बच्चों. ठीक है, अब देखो बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एसिनार सेल ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्री राइबोसोम कम टुगेदर टू फॉर्म चेन्स कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन से राइबोसोम्स चाहिए? पॉलीराइबोसोम्स. एंड व्हाट आर पॉलीराइबोसोम? चेन ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, ये याद रखना. फ्री राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. मोस्टली फ्री राइबोसोम क्या बनाते हैं? एंजाइमेटिक प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, लाइक एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ शुगर. बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम कैन इंटरचेंज पोजीशन एंड फंक्शन. Number of ribosome is high in cells actively engaged in protein synthesis. जैसे हमारे मसल्स में बार बार प्रोटीन सिंथेसिस होना जरूरी है, तो वहां पे ज्यादा राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग.
एस बोले तो क्या होता है यहाँ पे स्वेडबर्ग। इट इज मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ अ पार्टिकल इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज दस मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ पार्टिकल। 1 स्वेडबर्ग इज इक्वल्स टू 10 की पावर -13 सेकेंड्स होता है बच्चों। बहुत छोटी यूनिट है, 10 की पावर -13 सेकेंड्स, बहुत छोटी यूनिट है। अब देखो न्यूक्लियस। अब मेन क्या है? न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल बिकम्स डिस्टिंक्ट इन नॉन डिवाइडिंग सेल और ड्यूरिंग इंटरफेस। सच एन इंटरफेस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, फिर उसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है बच्चों। न्यूक्लियर एनवेलप डबल लेयर्ड होता है, याद रखो। फिर 10 to 15 नैनोमीटर का थिकनेस होगा इसका, याद रखना। आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एट सम प्लेसेस इट आल्सो हार्बर्स राइबोसोम्स ऑन इट, ठीक है। दिस इनर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लैमिना, अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। व्हाट इज न्यूक्लियर लैमिना? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। किस में हेल्प करेंगे? शेप ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे बच्चों। किसको? शेप ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, याद रखो। द टू मेम्ब्रेन्स अलोंग विथ पेरीन्यूक्लियर स्पेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। हाउएवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस, और उसके ऊपर क्या होते हैं? ऐसे पोर्स होते हैं बच्चों, और इसी पोर्स को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोपोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। अब the nucleopores are guarded by pore complexes which regulates the flow of substance from nucleus to cytoplasm in reverse direction। मतलब मटेरियल का अंदर बाहर जाना ये कौन कंट्रोल करता है? पोर कॉम्प्लेक्सेस। कौन कंट्रोल करता है? पोर कॉम्प्लेक्सेस इसको कंट्रोल करते हैं मेरे बच्चों, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी को कैरियोलिम्फ बोला जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, तो वैसे ही साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, ये याद रखो। इट कंटेन्स क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज नॉट बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो दो चीजें देखी बच्चों हमने जो जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। एक है हमारा राइबोसोम और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस किससे बना है बच्चों? आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन, एंड इट इज बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। तो अगर पूछा गया कि राइबोसोम बनते कहां हैं गुरु लोग, तो ये याद रखने का कि राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस पे। कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस पे। एक्सक्यूज मी। there are one or more nucleoli present in nucleoplasm. For example, cells of oocyte contains large nucleolus, whereas sperm cell contains small inconspicuous nucleolus। ठीक है, याद रखना, ये साइज भी वेरी करती है। They appears as, कैसे दिखेंगे? dense spherical bodies present near chromatin network। RNA बनाते रहेंगे, राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाएंगे, which are then transported to cytoplasm and assembled together to form ribosome। तो राइबोसोम बनाने के लिए ये क्या बनाना जरूरी है? RNA और राइबोसोमल प्रोटीन। फिर न्यूक्लियोलस के बाहर ये इनको निकाल दिया जाएगा और साइटोप्लाज्म में दोनों का असेंबल हो जाएगा, मतलब दोनों असेंबल हो जाएंगे। असेंबलेज कहां होगा? साइटोप्लाज्म। किसका असेंबलेज होगा? राइबोसोम का असेंबलेज होगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से याद रखो, छोटी छोटी चीज है। अब देखो क्रोमैटिन नेटवर्क, ओके, ये तो देख लिया। क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन्स, क्या होता है बच्चों इसके पास? जेनेटिक इंफॉर्मेशन in the form of chromosome which are nothing but DNA molecule associated with proteins। तो क्रोमोसोम क्या होता है भाई? DNA molecule associated with proteins। और प्रोटीन्स भी कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स। ये बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल
द क्रोमोसोम अपीयर्स एज थ्रेड लाइक नेटवर्क एंड कैनॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। तो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन जब सेल डिवीजन होगा, सेल जो है प्रॉपर तरीके से डिवाइड होगा, तो उस समय क्रोमोसोम जो है सॉरी क्रोमैटिन जो है ये ऐसे कंडेंस हो जाता है, और यही कंडेंस मटेरियल को हम लोग फिर क्रोमोसोम बोलते हैं, थिक बैंड ऑफ डीएनए। ओके, थिक बैंड ऑफ क्रोमैटिन। द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड इसमें थोड़ा सा आरएनए भी होता है। आरएनए स्वाद अनुसार, ठीक है, याद रखो। इन सब रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन डीएनए इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव, और इसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। तो देखो, एक ऐसा रीजन जहां पे डीएनए के जीन्स लूजली बाउंडेड है, ठीक है, और जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूक्रोमैटिन। क्या कहेंगे बच्चों? यूक्रोमैटिन। और दूसरा डेंस जो होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों हेटेरोक्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, देखो हमारा न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखता है, और अंदर पूरा का पूरा इसे क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर है। When the cell separates, देखो, when cell prepares to divide, the chromosome coil and gets condensed at metaphase stage, देखो ये स्टेज याद रखना जरूरी है, they become distinct and can be clearly identified. You will study, और ये हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे? सेल डिवीजन में, ठीक है, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, the nucleus contains entire genetic information, hence play important role in heredity and variation. This is the site of DNA, RNA and ribosomes. न्यूक्लियस किसकी साइट होती है? DNA, RNA, ribosomes. DNA, RNA, ribosomes. DNA, RNA, ribosomes. न्यूक्लियस इज द साइट। ओके, याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या देखते हैं? साइटोस्केलेटन। ये भी देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। विथ एडवांसमेंट इन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, साइंटिस्ट रिवील प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करेंगे? सेल के स्केलेटन जैसे बिहेव करेंगे, इसी को हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ किस चीज से बना है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो तीन कंपोनेंट्स कौन से याद रखोगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल बनते किससे है भैया? प्रोटीन से। किससे बनते हैं? प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट्स किससे बनते हैं भैया? एक्टिन। और इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे बनते हैं भैया? फाइब्रस प्रोटीन्स। याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूलिन, माइक्रोफिलामेंट से एक्टिन, और लास्ट में फाइब्रस प्रोटीन फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सेल का शेप मेंटेन करेंगे, है ना, ये याद रखना। प्लस सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, मोबिलिटी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स में हेल्प करेंगे। मतलब सेल और सेल ऑर्गेनल्स के मतलब सेल ऑर्गेनल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब सेल के अंदर ही, तो ये साइटोस्केलेटन इनको हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चा, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, फाइन हेयर लाइक रहा तो सीलिया बोलने का, लंबे लंबे थ्रेड्स ले तो फ्लैजिला बोलने का। सीलिया होता है छोटा इन साइज, फ्लैजिला होता है बड़का इन साइज। याद रखना, फ्लैजिला आर लॉन्गर, फ्यू इन नंबर, मेनी इन नंबर, ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। सीलियम और फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। तीन कंपोनेंट्स कौन से दोनों के? बेसल बॉडी, बेसल शेप एंड बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। ये तीन कंपोनेंट होते हैं, सीलिया रहो या फ्लैजिला रहो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेसल बॉडी प्लेस्ड इन आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो दिखता है ना ये ऐसा, और ये होता है बेसल बॉडी। ठीक है, ये बाहर वाला रीजन। देन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल। देखो ये यहां पे ऐसे, फिर बाद में इसका थ्रेड बाहर निकलता है, दिख रहा है ना, ये इस तरह। ओके, it has 9 triplets of fibrils. Shaft is exposed part of cilia. दिख रहा है ना ये shaft. Okay, it consists of parts like sheath and axoneme. Sheath is covering membrane of cilium और flagellum, और axoneme क्या है? ये inner core वाला part होता है। जैसे यहाँ पर
एक्चुअली यहाँ पे इसने दिया भी होगा, एक मिनट। हाँ देखो ये 9+2 का एरे होता है क्या, एमसीक्यू में क्या आता है भाई, कितने डबलेट्स होते हैं, दिख रहा है ना, एक डबलेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये +2, ठीक है। तो कितने 9+2 एरे होता है बच्चों, कितने 9+2 का एरे होता है हमारा फ्लैजेला। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसके कोर को क्या बोलेंगे, एक्सोनिम, जैसे मैं अभी पहले ही बोल चुका हूं। इसमें होते हैं टोटल 11 फाइब्रिल रनिंग पैरेलली टू लॉन्ग एक्सिस। मतलब जो अपन ने ऐसा गोल देखा ना बच्चों, इसको गोल मत देखो, एक्चुअली ये ऐसे होते हैं और ये ऐसा चलता है, फिर ये 1 2 3 4, ये 9+2 एरे इस तरीके से पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। तो द सेंट्रल टिब्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, जैसे हमने देखा था ना बीच में एक कवरिंग एंड फिर बाद में ऐसे दो प्रोटीन के फाइबर्स है, ठीक है। दिस शीथ इज कनेक्टेड टू वन अनदर टिब्यूल्स बाय पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। अब देखो रेडियल स्पोक्स कौन से, देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है, ये रेडियल स्पोक्स कहां पे भाई, हाँ ये वाले, ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के, ये लंबे लंबे, ये है रेडियल स्पोक्स। इसको रेडियल स्पोक्स क्यों बोल रहे हैं बच्चों, बिकॉज ये रेडियस की जैसे सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। अब सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स देख लो बच्चों। सेंट्रोसोम इज यूजुअली फाउंड नियर न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। याद रखो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स की खासियत है, ना कि प्लांट की, ठीक है। उसके बाद इट कंटेन्स पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये जो सेंट्रियोल्स है सिलेंड्रिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ऐसा चलता जाएगा बच्चों, ठीक है। टू ईच अदर दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ईच cylinder of centriole is made up of 9 set of microtubules made up of tubulin. Evenly spaced triplets are connected to each other by non-tubulin protein. तो जो खुद सिलिंडर्स है, ये जो ट्रिपलेट्स है वो खुद टिब्यूलिन से बने हैं और जिनकी मदद से ये एक में एक से अटैच्ड है वो नॉन टिब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं बच्चा लोग, ठीक है। याद अच्छे से रखना ये। उसके बाद at the proximal end of centriole there is a set of tubules called as hub. The peripheral triplets are connected to the hub, ठीक है, by means of radial spokes. Due to this proximal end of centriole it looks like cartwheel. याद रखना बच्चों, cartwheel like structure होता है। The centrosomes helps in assembly of spindle apparatus during cell division. तो सेंट्रियोल्स का काम क्या है, स्पिंडल प्रोटीन्स बनाने का, ताकि क्रोमोसोम को दूर खींचा जा सके, ठीक है। तो अगर आपको ये शॉर्ट सा रिवीजन बहुत अच्छा लगा, बहुत नहीं बोलेंगे, थोड़ा अच्छा लगा, फास्ट अगर ज्यादा हुआ तो भी बताओ। और अगर मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं चीजें, बिकॉज ये एक लाइन टू लाइन सेशन है बच्चों, और लाइन टू लाइन सेशन में हमको टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है पूरी की पूरी देखना, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन जल्दी से हो जाता है और अपना रिवीजन हो जाता है बच्चों। तो अगर सेशन समझ में आया तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।